मुरलीधरन सर, एक सवाल, और मेरे हिसाब से कठिन है, मुझे मालूम है आपके लिए कठिन नहीं होगा। दो बड़ी लड़ाइयां आपने लड़ी। एक लड़ाई लड़ी युद्ध के मैदान में, हमने ट्रेलर में भी देखा, हमने भी बताया, 9 गोलियां शरीर को लगी। और एक लड़ाई लड़ी खेल के मैदान में, जहां पदक जीत कर लाया, और वो भी सोना, इस देश के लिए। कौन सी लड़ाई ज्यादा मुश्किल थी? ज्यादा मुश्किल थी वो युद्ध का मैदान ज्यादा मुश्किल था, या फिर वो खेल का मैदान ज्यादा मुश्किल था? क्योंकि लड़ाई ऐसे कर एक्चुअली जो मेरा जो लड़ाई चालू हो गया, तो उस टाइम में मैं थोड़ा स्टोरी से बता दूं कि मैं जो कुश्ती कर एक आर्मी पुणे में आ गया। पुणे में मैं आर्मी में ज्वाइन किया। आर्मी में बॉयज में जो 12 साल के बच्चे रहते हैं, उसमें मैं ज्वाइन कर दिया। और इधर तो मैं पहले बहुत अच्छा हॉकी करता था। तो हॉकी खेलते से मुझे क्या होता था कि मैं महाराष्ट्र नहीं बोलकर वो कर्नाटक वाले मुझे आगे खेलने के लिए चांस नहीं देते थे, क्योंकि उसमें पॉइंट लेने के लिए खेलने दे। तो एक दिन मेरा सिलेक्शन हॉकी के लिए, नेशनल के लिए सिलेक्शन होना था। तो मैं हॉकी ग्राउंड के बगल में बैठा था। तो अचानक जो सिलेक्शन हुआ नहीं होना मैसेज आने वाला था। तो हम लोग हॉकी प्लेयर सब उधर वेट कर रहे थे। तो उसी टाइम मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ करके मैसेज आ गया। तो मुझे लाइफ में इतना दुख हो गया कि बस क्या कर देंगे कि मैं मुझे सही है नहीं, सिलेक्शन नहीं किया, ऐसा दुख हुआ। तो मैं रोने लगा था। तो मेरे इंस्ट्रक्टर उधर से आ गए और बोले, पेटकर के बच्चे काय को रोते हैं? सर मेरा सिलेक्शन है। तू क्या लड़की है, मत रो, ये सामने क्या चल रहे हैं, हॉकी बॉक्सिंग चल रहा है। तो एक तुम काम करना, जो ये बॉक्सिंग एक ऐसा खेल है जिसमें दांत तोड़ के लो, नहीं तो तोड़ के ले लो। तो उसी दिन में मैंने हॉकी छोड़ दिए और बॉक्सिंग में चालू की। बॉक्सिंग में 64 में इंटरनेशनल गेम टोक्यो में जापान में हुआ। तो मेरा बॉक्सिंग इतना अच्छा खेल था कि बेंगलोर मद्रास सब में मुझे छोटू टाइगर बोलते। मैं एक अपर कट मारता हूँ, आपने चंदू चैम्पियन देखो, ये दूसरे को किसी को नहीं जमता है, एक मारने से नॉकआउट करता है। ऐसे में नॉकआउट खेल रहा था, इसलिए मुझे बेंगलोर मद्रास उधर सब जानते कि ये छोटू टाइगर बॉक्सिंग। तो 64 में पदम बादम मलिक सरकार, डायनासोर ऐसे हम लोग 4-5 आदमी के आर्मी के जो बॉक्सर थे उनका सिलेक्शन हो गया था। और मैंने टोक्यो में जापान के लिए बॉक्सिंग खेलने के लिए गया। बॉक्सिंग में मुझे 13 देशों के साथ मैं लड़ा और 13 देशों को मैं नॉकआउट करते गया। और 13 ये करने के बाद 14 का जो साउथ अफ्रीकन एक बॉक्सर था। तो मेरे को बहुत बॉक्सिंग का थोड़ा बहुत चंदू चैम्पियन आप देख ली कैसे क्या है। तो उगांडा का जो बॉक्सर था उसने मुझे एक ऐसा फाइट में मैं एक दिन बेहोश हो गया, डाउन हो गया। मतलब आदमी ने कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे को ताकत है, मैं जीतता हूँ। तो हार गया तो ये हार गया, वो भी मैं बताया। ऐसा करके मैं बॉक्सिंग में जीतने के बाद उधर से टीम हमारा इंडिया से वापस आ गया। तो मैं जो यूनिट में थे तो यूनिट को पूछा कि पेटकर अभी आपको क्या चाहिए? तो मैं बोला मैं और बॉक्सिंग करूँगा। नहीं बोला तो नहीं, अभी पहले मिलिट्री का ड्यूटी करना है, आपको क्या है? तो मैंने बोला कि मुझे कश्मीर के पोस्टिंग दे दो। तो मुझे कश्मीर के लिए पोस्टिंग मिल गया और मैं कश्मीर में 1 साल सर्विस का किया शालकोट सेक्टर में। तो वहाँ पर 1965 साल को एकदम अचानक लड़ाई चालू हो गई। वो लड़ाई ऐसी चालू हो गई थी, तो एक किस्सा बता दो सर। 4 बजे का टाइम था, जोर जोर से सिटी बजने लगी कि प्लेन का अटैक आ गया है, तुम्हारे ऊपर दुश्मन का अटैक आ गया है, तुम लोग सब तैयार हो जाओ करके ऐसा सिटी बना। लेकिन बहुत आदमी ने क्या हो गया कि शाम का 4 का टाइमिंग था, सबको लगा कि चाय का सिटी हो गया। तो बहुत आदमी मद्रास विदेश से हमारे यूनिट में ज़्यादा थे, वो सब लेकर मगा लेकर बाहर आ गए। उतने में जोर से अटक गया।
तो अपने इंडियन आर्मी का बहुत कैजुअलिटी उस टाइम हो गया। ऐसी लड़ाई चालू हो गया। लड़ाई में चालू होते एक किस्सा ऐसा है, तो मैं आर्मी में मेरा ट्रेड आर्मरर था, जो वेपन रिपेयर, गन रिपेयर, ऐसा ये काम था। तो पदम गुरुंग, हवलदार गुरुंग थे, वो मेरे को ट्रेनिंग, वो आर्मर का सीनियर जाता तो उनके साथ था। तो लड़ाई में वो बंकर से हम लोग एक दूसरे को टारगेट मारते थे। तो गुरुंग सर बोलते थे, अरे बैठकर वो तो एक दुश्मन नजर आ रहा है, तू मारता है क्या? मैं मारता हूँ, मैं मारूंगा। तो आपस में एक दूसरे को मारते थे। तो एक, क्योंकि वो तो टाइम लड़ाई का था, तो अरे क्या है ये, टारगेट तुमने मार दिया, चलो। तो आपस में पैसा, उस टाइम लड़ाई के टाइम में गोली मारने का सिर्फ ये था और दुश्मन को मारने का। तो मारने का है तो हैप्पीनेस में उसको मारो करके मारना। तो जो थापा था उनको मैं मंकर में हाथ में गबरा, मैंने 2 टारगेट जीत के। तो उन्होंने बोला मैं भी 2 टारगेट मत गाती थी। तो उन्होंने मेरे को हाथ में हाथ मिलाया। उसी टाइम बंकर में ऊपर से प्लेन का अटैक आ गया और गुरुंग सर का हाथ मेरे हाथ में आ गया और वो गड्ढे में गिर गए। मैं भी वो बंकर में नीचे दब गया। दबने के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा देख रहा था, मैं चिल्लाया कि कोई तो बचाओ हम लोग, वो जो बच्चों बचाओ, हम लोग फंस गए। तो उधर से मुझे वो बंकर से बहुत आदमी ने निकाला, मैं उनको गुरुंग सर को भी निकाला, गुरुंग सर को हॉस्पिटल में भेज दिया और मैं लड़ाई में चालू हो गया। लड़ाई में उसी टाइम मुझे 9 गोली लगा। 9 गोली का एक अभी स्पाइन में है। 9 गोली लगने के बाद नीचे से थोड़ा और आगे अटैक हो गया। तो अटैक करके जा रहा था तो मैं रोड पहाड़ी के ऊपर से नीचे रोड पर गिर गया। रोड से 1 टैंकर जो आर्मी का होता है वो मेरे स्पाइन के ऊपर से चला गया और मैं बेहोश हो गया। तो 2 साल मुझे कुछ नहीं मिला था। उत्कर्ष, मुझे लगता है कि जब आपने सवाल किया कि मेडल जीतना ज्यादा आसान था या लड़ाई लड़ना, तो मुझे लगता है उनकी यादें अपने देश के लिए लड़ने के लिए इतनी अलाइव है, बिल्कुल, कि एक सैनिक होना शायद उनके लिए ज्यादा गौरवशाली बात रही। वो आज भी देखिए आप, वो पूरी सैनिक यूनिफॉर्म में है, सैनिक मेडल लगा रखे हैं। देवेन जी, एक लड़ाई आपने भी लड़ी और मैं जानता हूं ये सवाल थोड़ा इमोशनल होगा। पहला मेडल मां के गहनों की कीमत पर आया, इस देश को पता होना चाहिए। क्या वो कहानी थी, वो भी बता दीजिए कि एक पैरालंपिक प्लेयर को इस देश का पहला सोना, जो अपने करियर का पहला सोना पाने के लिए अपने मां के गहनों की कीमत चुकानी पड़ती है और वो कर्जा आज तक चुका नहीं पाए हैं। ये बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। मैंने देश के लिए मेडल जीता है, ये सभी को पता है। 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पैरालंपिक में। 18 साल मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। टोक्यो मैंने सिल्वर मेडल जीता। लेकिन मैं खुल के बताना चाहता हूं, इससे ज्यादा लड़ाई मैंने सिस्टम से भी लड़ी है यहां पे। वो इसलिए कि जब 2004 में मेरा एथेंस पैरालंपिक खेलों के लिए सिलेक्शन हुआ तो सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन हौसले वाले थे। जब हम घर पे बैठे थे, मेरे पास सिलेक्शन लेटर हाथ में था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि इतने 1 लाख रुपए करीब पैसों की जरूरत है आपको, वो जमा करवाओगे तभी जा पाओगे आप। अब मैं मेडल तो जीत सकता था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, लेकिन वो 1 लाख रुपए का कॉन्फिडेंस मेरे पास भी नहीं था, कि मैं कॉलेज स्टूडेंट था। मेरे पिताजी किसान थे और कोई बड़े किसानी नहीं थी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, राजस्थान के चूरू क्षेत्र से आता हूं, वहां पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, तो पानी पे, भगवान पे डिपेंड रहते हम फसल के लिए, तो वो नहीं थी हमारे पास व्यवस्थाएं। मेरे को बताया नहीं। जब मैं गोल्ड मेडल जीत के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के जब मैं घर पे आया
उसके बाद पता चला कि वो जो पैसे थे वो पिताजी ने, और तो कुछ था नहीं पर मम्मी के गहने थे, वो बेच करके 1 लाख रुपए जमा करके मेरे को भेजा। तो कहीं न कहीं वो दर्द आज भी अंदर है। वो इसलिए है कि कैसा सिस्टम था उस टाइम पे। देखिए आप, एक खिलाड़ी को उसकी मां के गहने बिक जाते हैं और वो इस देश के लिए खेल करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के गोल्ड मेडल जीतता है, तो इससे ज्यादा मुश्किल और क्या हो सकती है। दीपा जी, एक लड़ाई आपकी भी है और आज थोड़ा सा खुलकर बात कर लेते हैं। वो खिलाड़ी जो देश के लिए रिकॉर्ड बनाए, पहली बार एक महिला इस देश को पैरालंपिक में मेडल दिलाए, जब वो एक अखबार खोलती है तो उसको बुरा लगता है। जिसने जीवन में हार नहीं मानी, उसको एक अंदर चोट लगती है, एक धक्का लगता है। वो क्या धक्का था? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का पल और सबसे ज्यादा दुख का पल एक ही 24 घंटे में आया। मैंने तैयारी करी, जी तोड़ के तैयारी करी, शॉटपुट की तैयारी करी, जो मेरे लिए एक बहुत नया खेल था। मैं जैवलिन में ज्यादा ध्यान दे रही थी। और जो हमारे रियो पैरालंपिक्स के स्लॉट, हमें एक ही वुमन का स्लॉट कोटा एलोकेशन आया था। और जब मैंने वहां पे अपना गोला फेंका तो 4.48 का डिस्टेंस मैंने फेंका, जो कि उस वक्त वर्ल्ड लेवल की रैंकिंग 1 का कैनेडियन एक खिलाड़ी थी। तो जो करंट वर्ल्ड रैंकिंग थी उसमें 4.48 सबसे टॉप मोस्ट डिस्टेंस था, जो मैंने इक्वल किया अपने ट्रायल्स में। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाह, मैं वर्ल्ड नंबर 1 रिजल्ट के साथ ये क्वालिफाई कर रही हूँ। और बड़ा इंतजार था कि पहली भारतीय महिला अपना कोटा सिक्योर कर चुकी हैं और वो भारत की नुमाइंदगी करने पैरालंपिक्स में जाने वाली है, और वो भी मैं जो 46 वर्ष की आयु में थी। लेकिन जब सुबह मैंने अखबार खोला तो उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा था कि दीपा मलिक सेलेक्ट हो गई हैं या दीपा मलिक ने वर्ल्ड रैंकिंग 1 जितना डिस्टेंस थ्रो करके अपनी सीट को आरक्षित किया है। अखबार की हेडलाइन ये कह रही थी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई। दीपा मलिक के ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगा है कि उन्होंने चीटिंग करके अपना डिस्टेंस बढ़ाकर एक जूनियर खिलाड़ी की जगह हथिया ली है और उन पर हाईकोर्ट पे केस हो गया है। तो मेरे लिए बहुत अचंभे की बात थी। मेरी 3 पुश्तें भारतीय सेना में है। मेरे परिवार के हर सदस्य ने स्वतंत्रता की हर लड़ाई एक सैनिक होकर देश के लिए लड़ी है, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट प्रोफेशन है। और खेल तो छोड़िए, आपके ऊपर एक चीटिंग का इल्जाम लगता है तो आपका पूरा करियर एक सवाल बन के खड़ा हो जाता है। तो वहां पे फिर वो कोर्ट केस चला, उसमें मैंने कोर्ट केस जीता। तो वो बड़ा एक चैलेंजिंग टाइम था। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मेंटल ट्रेनर्स की, अपने कोचेस की, जो मेरे साथ खड़े रहे और मुझे डिप नहीं होने दिया। कोर्ट में तारीख पड़ती थी और घंटों बैठना पड़ता था। मैं अपने डंबल और स्ट्रेच कॉर्ड कोर्ट के प्रांगण में ही लेके बैठा करती थी। मेरी गाड़ी की डिक्की में पूरा जिम चलता था मेरे साथ। और फिर वो कोर्ट का केस जीता। लेकिन अब आप सोचिए कि उस प्रेशर के साथ जब मैं कंपटीशन में बैठी तो मेरे लिए वो मेडल से ज्यादा अपनी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी की लड़ाई थी। मैंने 4.48 के डिस्टेंस के लिए मुझे कोर्ट घसीटा गया कि ये फेंक नहीं सकती। मैंने देश के लिए मेडल 4.61 मीटर फेंक के जीता।